अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग वेल। आप ऑनलाइन लेक्चर से फ़ायदा ले रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट क्या था कि आपने कंपोनेंट्स बताने थे लॉजिकल मॉडल के। ठीक है, उसमें हमने कहा कि एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करना होता है, फिर जो उसमें रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेशन आ जाती है, एक रिलेशंस के अंदर एक जैसा टेबल आ जाते रिलेशंस के अंदर एक जैसा कॉलम्स आ जाते हैं, तो हम उन दोनों रिलेशंस को मर्ज करके एक रिलेशन बनाते हैं सो दैट के रिडंडेंसी को अवॉइड किया जाए। जो सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम आता है डेटाबेस के अंदर वो यही है कि डाटा की रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन ना होने पाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम फर्दर जो स्टेप लेते हैं दैट इज़ टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस। एक चीज़ और दोबारा से मैं रिपीट कर दूं कि रिलेशंस जो है वो बेसिकली आपके टेबल्स हैं। आपके डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होगा। जैसे आपको कहा जाता है कि आप टेबल बनाएं, उसके अंदर एक कॉलम हो नेम का कॉलम हो, एक आपका रोल नंबर का कॉलम हो, एक आपका सेक्शन का कॉलम हो, एक आपका मार्क्स का कॉलम हो, तो आप इस तरह का एक टेबल बनाते हैं। तो बेसिकली जो डेटाबेस है उसके अंदर भी डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ही स्टोर हो रहा होता है, लेकिन हम उसको डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में, चूंकि ये रिलेशनल डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट है, तो डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में हम उसको रिलेशंस कह रहे होते हैं। रिलेशंस एंड टेबल्स एक ही चीज़ होती हैं। और ये जो हम एंटिटीज़ बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो आपकी एंटिटी है, तो हर एंटिटी के रेलेवेंट आप एक रिलेशन या एक टेबल डेटाबेस के अंदर बनाएंगे। आप स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। टीचर एक एंटिटी है, टीचर एक टेबल बनेगा, एक रिलेशन बनेगा और उसके अंदर टीचर का सारा डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर उस टीचर के जो भी उससे रेलेवेंट डेटा आप स्टोर करेंगे, उसका नाम स्टोर करते हैं, उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एज, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, जो भी है वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो आप कॉलम्स रख रहे हैं टेबल के अंदर वो बेसिकली आपकी एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप कॉलम बना रहे हैं। जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उतने आपके रिलेशंस के अंदर, टेबल के अंदर कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, फिर हमने थोड़ी सी बात की थी, ये मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करी हूँ ताकि पिछली सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में आ जाएं। ठीक है, फिर हमने कहा कि दो तरह के डेटाबेस के डिज़ाइन होते हैं। एक लॉजिकल मॉडल होता है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, और एक फिजिकल होता है। लॉजिकल में आपका जो मेजर कंसर्न, जो मेन पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए वो क्या है कि जी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आपने बेसिकली डेटा का स्ट्रक्चर बताना है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, डेटा टाइप क्या होगी, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉर्मुलेट करने होते हैं आपने। ठीक है, जो एक्चुअल एंट्री है वो आपकी फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर, और ये कि उसके मेजर इनपुट्स क्या हैं कि आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले क्या चीज़ें आपके पास इन हैंड होनी चाहिए, क्या आप एज अ इनपुट देंगे फिजिकल डिज़ाइन को, ताकि फिजिकल डिज़ाइन जो है वो आपके पास, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा सके। एक्चुअली फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है क्या? ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का जो पूरा प्रोसेस है डेटाबेस डिज़ाइन का, इसका ऑलमोस्ट ये लास्ट स्टेज होती है जो आप फिजिकल डिज़ाइन बना रहे होते हैं किसी भी डेटाबेस का। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। सेकेंडली क्या चीज़ हो गई? सेकेंडली ये हो गई कि आपने इसमें एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करनी है डेटाबेस की, कि अब वो जो खाली टेबल्स बनाए थे अब उनके अंदर उन टेबल्स को आप फिलअप करना है, जिसको हम रिकॉर्ड्स एंटर करना कहते हैं। ठीक है, अब आप रो वाइज एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करेंगे, एक एक टीचर का रिकॉर्ड एंटर करेंगे। जो रोज होती हैं वो उनमें रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी रोज होंगी उतने रिकॉर्ड्स होंगे, जितने कॉलम्स होंगे उतने एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अब आपने जब खाली एक टेबल बनाया, एक टेबल का ढांचा बनाया, वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन था आपका। आपने टेबल को एक नाम दिया स्टूडेंट का, उसके अंदर कॉलम बनाए कि अच्छा इस टेबल के अंदर मैं स्टूडेंट का नाम स्टोर करूंगी, उसका फादर नेम स्टोर करूंगी, उसका रोल नंबर स्टोर करूंगी, उसका सेक्शन है, उसके मार्क्स हैं, उसकी अटेंडेंस परसेंटेज है या जो भी है, वो सारे आपने उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करके एक ढांचा सा बना दिया। दैट वाज योर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब एक्चुअल काम क्या आ जाता है ऑलमोस्ट लास्ट के, अब इस टेबल में स्टूडेंट्स की एक्चुअल एंट्रीज करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है सायरा, लेट्स सपोज कोई भी नाम है, उसका फादर नेम है, उसका रोल नंबर है, वो सारी चीज़ आप एंटर करेंगे तो एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। इसको हम टर्मिनोलॉजी में रिकॉर्ड कह रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में हम कह रहे हैं कि 1 रिकॉर्ड हैज़ बीन एंटर्ड इन द डेटाबेस। एक रो हमने फिल कर ली, अच्छा जी नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करें, फिर उससे नेक्स्ट स्टूडेंट का। नाउ यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस कि आप उसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। फिर रिकॉर्ड्स जब टेबल्स मिल जाते हैं तो फाइल्स बन जाती हैं, इंडेक्सेस होते हैं। ये चीज़ें आगे जाके भी हम डिटेल से देखेंगे।
तो ये आपका फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। लॉजिकल आपने बनाया, एक खाली ढांचा है, उसके अंदर जब आप एक्चुअली फिलिंग करेंगे रिकॉर्ड्स की तो दैट इज़ योर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले आपके पास क्या इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए, क्या चीज़ें आप इनपुट करेंगे डेटाबेस डिज़ाइन को। तो उसमें पहली चीज़ जो सबसे, देयर आर 3 मेजर इनपुट्स टू द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। 3 इनपुट्स आप देंगे, 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए। सबसे पहली चीज़ कि वो जो ढांचा है जिसके अंदर फिलिंग करनी है, वो जो टेबल है खाली, जिसके अंदर टेबल बना होगा और खाली कॉलम्स के नेम लिखे होंगे, दैट इज़ योर लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो आपने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर एक लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर बना लिया, एक ढांचा बना लिया, वो आपने इनपुट देना है, वो आपके पास होना चाहिए फिजिकल डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स द साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटाबेस यूजेज, रिस्पॉन्स टाइम, सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी। अब आपके पास यूजर की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक खाली ढांचा है, वो आपके पास है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आपके पास है। सेकेंडली आपको क्या चीज़ चाहिए कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, जिसने आपसे वो डेटाबेस बनवाई है उसकी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है कि उसका जो डेटाबेस की यूजेज है, कितनी ज़्यादा वो फ्रीक्वेंटली वो डेटाबेस यूज़ की जाएगी, दिन में कितनी दफ़ा वो इस्तेमाल होगी, क्या वो महीने में एक दफ़ा उस डेटाबेस को इस्तेमाल करेगा या फिर वो रोज़ के रोज़ अपडेट होगी। उसके इतने ज़्यादा एंट्रीज हैं कि रोज़ उसमें डाटा एंटर हो रहा होगा, डिलीट हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा। कितनी उसकी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है यूज़र की, उस डेटाबेस की यूजेबिलिटी कितनी है, कितना फ्रीक्वेंटली वो डेटाबेस यूज़ किया जाता है, और कितना साइज़ होगा ऑलमोस्ट, क्या वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उस डेटाबेस का साइज़ बहुत बड़ा होगा, क्या उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो फिर बहुत बड़ी डेटाबेस होगी। तो ये चीज़ें आपने यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के अंदर गैदर करनी होंगी। जब आप फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो उससे पहले आपने ये रिक्वायरमेंट्स अपने पास नोट करके रखनी है कि ये जो डेटाबेस के अंदर हम फिल करने लगे हैं एक्चुअली कितना डेटा हमने फिलअप करना है। ठीक है, साइज़ क्या होगा, फिर उस डेटाबेस की यूजेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, सिक्योरिटी, यूज़र को किस हद तक सिक्योर डेटाबेस चाहिए। ठीक है, क्या यूज़र को उसका बैकअप चाहिए या नहीं। बैकअप आप सब लोग समझते होंगे कि एक एडिशनल कॉपी, कि अगर आपकी जो एक्चुअल डेटाबेस है वो किसी वजह से डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाता है डाटा, तो कहीं पे उसका कॉपी उस डेटा की पड़ी हो तो ये बैकअप मेंटेन करना होता है। जो एक्चुअल डेटाबेसेस होती हैं जो बहुत एक्सटेंसिव होती हैं बड़ी कंपनीज़ के अंदर, उनका हमेशा बैकअप रखा जाता है सो दैट कि फॉर एनी रीज़न अगर आपकी डेटाबेस लॉस हो जाती है, उसके अंदर से डाटा डिलीट हो जाता है, तो आप उसको रिकवर कर सकें। तो बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन क्या यूज़र की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपको बैकअप रखना है तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, फिजिकल मेमोरी चाहिए होगी। अच्छा, ये चीज़ें आपने यूज़र की जो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपने इन हैंड अपने पास लिख के रखनी है फिजिकल डेटाबेस बनाने से पहले। ठीक है, एक लॉजिकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर, एक ढांचा आपके पास होना चाहिए, फिर यूज़र की आपके पास प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि उस डेटाबेस को जो सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा दैट इज बेसिकली योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने डिफाइन करनी है कि जो सॉफ्टवेयर उस डेटाबेस को हैंडल करेगा, उसके अंदर डाटा एंट्री करेगा, डिलीट करेगा, कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, कोई डिलीट करना है, कोई अपडेट करना है आपने, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिस्टम दोनों कह सकते हैं आप, इसकी एब्रीविएशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है। तो उस सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी वो सॉफ्टवेयर किस तरह के एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा, उसको कौन यूज़ कर रहा होगा, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस डेटाबेस को जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करेगा, इस्तेमाल करेगा, उस सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये 3 चीज़ें आपके पास इन हैंड होंगी फॉर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। 3 कंपोनेंट्स हैं जो आप इनपुट करेंगे या जो आपके पास इन हैंड होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स हैं फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाने से पहले। क्या क्या हैं वो हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। आपके पास लॉजिकली वो एक डेटाबेस का एक ढांचा मौजूद हो टेबल्स की शक्ल में। सेकंड, आपके पास क्या है कि आपने यूज़र की प्रोसेसिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेटाबेस की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज है, उसका साइज़ है, उसके बैकअप रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें आपने यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको आपके अपने सामने रखना है आपने। और थर्ड चीज़ कि उस डेटाबेस को जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैंडल करेगा, ऑपरेट करेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये चीज़ें आप इनपुट करेंगे, आपके पास इन हैंड होंगी तो आप फिजिकल डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। क्या व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और इनपुट्स टू द फिजिकल डिज़ाइन। ये 3 चीज़ें आपने इनपुट करनी है।
नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो हम पहले क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये जाएंगे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफली यू हैव टू डिस्क्राइब बेसिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, कि आपकी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। अब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, हमारी आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो नेटवर्क्स हैं कंप्यूटर के, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स के सारा का सारा मवाद वो किसी एक कंप्यूटर या एक सर्वर पे नहीं पड़ा, आपने उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, इसके अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं, ज़्यादा बेहतर है सेंट्रलाइज्ड वाले से, ये हम फिर कभी टाइम हुआ तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। These organizations face a significant problem in physical database design. The problem is that they have to decide and select nodes or sites in the network at which data will be located physically. अब अगर किसी भी कंप्यूटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये कि कोई एक सिंगल कंप्यूटर नहीं है जहाँ पर उनका सारा डाटा पड़ा है, और डाटा जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, आधा डाटा एक कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। वो इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्यों उन्होंने ऐसा काम किया, क्यों उन्होंने सारा का सारा डाटा एक कंप्यूटर पे नहीं रखा, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया। इसलिए कि हो सकता है उसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि डाटा एक जगह पर पड़ा होगा, तो अगर वो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, वहाँ से वो हैक हो जाता है या डाटा लॉस हो जाता है, तो कहीं किसी और कंप्यूटर पे कोई डाटा नहीं पड़ा, सबका सब एक ही जगह पे पड़ा था फिजिकली, या उस बिल्डिंग में कोई मिसहैप हो जाता है, वो आपका कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, तो आपका सारा का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखने का ये फ़ायदा होगा, जब आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डाटा को स्टोर करके रखेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई एक कंप्यूटर ख़राब होता है तो आपका कुछ डाटा लॉस होगा, उसका पार्ट ऑफ द डाटा विल बी लॉस्ट, नॉट ऑल द डाटा विल बी लॉस्ट। सारा का सारा डाटा लॉस नहीं होगा, उसका कुछ हिस्सा लॉस होगा, कुछ आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड का एक फ़ायदा जो है वो आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटेड का एक फ़ायदा आपके पास ये होता है कि अगर कोई एक कंप्यूटर डैमेज हो जाता है या कोई मिसहैप हो जाता है बिल्डिंग के अंदर या उस फिजिकल लोकेशन पे, तो आपका सारा का सारा डाटा लॉस नहीं होता, कुछ पार्ट ऑफ द डाटा जो है वो लॉस होता है। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट ना रखा हो तो इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो यूज़ करती हैं। ठीक है, तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रही है, डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूज़ करती है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पर जब हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि अब ये समझ नहीं आ रही कि जो आपने डेटाबेस, जो मेजर आपकी डेटाबेस है, जो आपका फिजिकल डेटा है, वो आपने किस जगह पर रखना है, किस कंप्यूटर के अंदर रखना है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं, आपका जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरह से डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर डाटा रखना है तो बेसिकली आप डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से ये मुराद है कि अगर आप चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैंने सारा का सारा डाटा एक कंप्यूटर पे नहीं रखना, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है, तकसीम करके रखना है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, ताकि एक कंप्यूटर लॉस हो तो सारा का सारा डाटा तो ना जाए ना। जैसे कहते हैं कि वो एक कहावत मशहूर है कि अगर आपने कहीं मूव करना है और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप सारे के सारे एक जगह पर मत रखो, इसको कोई एक पॉकेट के अंदर रखे, कोई दूसरी, अगर आपने अपने पर्स में रखना है तो आधे पैसे एक पॉकेट में रखें, आधे दूसरे में रखें, कोई थोड़े से तीसरे में रख लें, सो दैट कि अगर कोई वो हैक करे तो, या फिर ये करें कि एक ही पर्स में सारे ना रखें, कुछ सॉक्स में रख लें, कुछ पर्स में रख लें, कुछ बैग में रख लें, अगर कोई चीज़ चोरी होती है तो सारे के सारे पैसे ना जाएँ, कुछ बच भी जाएँ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड का यही कॉन्सेप्ट है कि आपने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है। तो सेम इज़ द केस विद द डेटा, डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो आपने सारा का सारा डाटा एक जगह पे नहीं रखना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है डाटा की, कि कुछ डाटा एक कंप्यूटर पे हो, कुछ दूसरे पे हो, तो उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। अब आप क्या फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन जो आपके पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी है वो सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उस तरह से। ठीक है, अब उस सेंट्रलाइज का मतलब ये सेंटर पे एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि आपने सारा का सारा डाटा, ऑल द डाटा इज लोकेटेड ऑन द सिंगल प्लेस, एक सिंगल फिजिकल लोकेशन पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सारा का सारा डाटा आपने उस पर रख दिया। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू कंडक्ट, आसान सी है, सारा का सारा डाटा उठाओ और एक कंप्यूटर के अंदर रख दो पूरी की पूरी डेटाबेस। बट इट हैज़ 3 डिसएडवांटेजेस, इसके 3 नुकसानात हैं। वो क्या क्या हैं कि अगर आपका डाटा एक जगह पर फिजिकली पड़ा हुआ है, आप उसको रिमोटली कहीं से एक्सेस करना चाह रहे हो किसी और जगह से, तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पर पड़ा हुआ है और रिमोटली बहुत सारे लोग जब उस एक चीज़ को एक्सेस करेंगे कहीं बाहर से बैठ के इंटरनेट के ज़रिए या कोई भी कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन यूज़ करके, तो वो इतना अच्छा रेडली या फ़ौरन से फ़ौरन आपको अवेलेबल नहीं होगा, उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी वेरी हाई, जब एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स को डाटा इधर उधर जा रहा है, एक ही
कंप्यूटर है तो उसके ऊपर लोड भी आएगा, उसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। द डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल। अगर वो एक कंप्यूटर आपका क्रैश हो गया, आपका सारा डाटा चला गया, आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल फेल हो जाएगी। तो ये कुछ नुकसानात हैं सेंट्रलाइज्ड अगर आप डेटा यूज़ करते हैं। अगर आप किसी एक सेंट्रल लोकेशन, एक सर्वर पे, जैसे लोग अब तो सर्वर भी डिसेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, कोई एक सर्वर नहीं होता, सर्वर्स भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा डेटा पड़ा होता है। तो ये पुरानी स्ट्रैटेजी थी एक डिस्ट्रीब्यूशन की या डेटा को रखने की, कि आप सारा का सारा डाटा एक ही कंप्यूटर के ऊपर कह देते थे। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजी, जो कि आप फॉलो उस तरह से नहीं की जाती। फिर आपके पास आ जाती है पार्टीशन। हाँ, अगर आपके पास डेटाबेस बहुत छोटी सी है, डेटा थोड़ा है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सूरत में आप फिर सेंट्रलाइज्ड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड डेटा आप रख सकते हैं। सेकंड आपके पास आ जाती है पार्टीशनड। पार्टीशन आप समझते होंगे हिस्से बनाना, पार्टीशन पार्ट्स से निकला है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के हम क्या करते हैं कि हम डेटाबेस को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स के अंदर या फ्रैगमेंट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर पार्ट को हम सेपरेट कंप्यूटर पे सेपरेट जगह पर रखते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट उधर पड़ा हुआ है एक कंप्यूटर के अंदर फिजिकली, दूसरे कंप्यूटर दूसरी जगह पर है, उसके अंदर कुछ डेटाबेस का पार्ट है, तो हमने डेटाबेस को पार्ट्स में डिवाइड करके और उन डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे रख देना होता है। तो इसका जो एडवांटेज है, जो मेजर एडवांटेज है पार्टीशन स्ट्रैटेजी का, कि अगर आप डेटाबेस को पार्टीशन करके रखेंगे सेंट्रलाइज्ड की बजाय, तो उसका फायदा क्या होगा कि आपके जो लोकल यूजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक कंप्यूटर इधर लाहौर में ऑपरेट हो रहा है, कोई पिंडी में ऑपरेट हो रहा है, इस्लामाबाद में ऑपरेट हो रहा है, तो आपने उसकी डेटाबेस भी उनके रिस्पेक्टिव कंप्यूटर्स पे रखी हुई है। जैसे आप नादरा की एग्जांपल ले लो, नादरा की डेटाबेस बहुत बड़ी है, तो वो सारी की सारी सेंट्रलाइज्ड नहीं रखते, सेंट्रलाइज्ड भी होता है कुछ उनका पोर्शन, लेकिन ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि जो पिंडी के लोगों का डाटा है वो पिंडी वाले कंप्यूटर पर रख दें, जो लाहौर के लोगों का डाटा है वो लाहौर वाले कंप्यूटर पर रख दें। तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि पिंडी के लोग पिंडी का ही डाटा एक्सेस करेंगे, तो वो उनको करीब भी पड़ेगा, ईजिली एक्सेसिबल भी होगा, रेडिली एक्सेसिबल होगा, जल्दी एक्सेसिबल होगा, और सिस्टम पे लोड भी नहीं पड़ेगा, आपकी डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको लोकल यूजर्स जो कि उस डाटा को यूज करने वाले हैं, अब पिंडी का जो डाटा है वो लाहौर में बहुत कम यूज होगा, तो इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप पिंडी लाहौर का डाटा भी सारा का सारा उठा के लाहौर में रख दें। तो बेटर इट इज कि आप पिंडी का डाटा पिंडी वाले कंप्यूटर पे रखें, लाहौर वाले के लोगों का डाटा लाहौर वाले कंप्यूटर में रखें, रादर कि आप पूरे पाकिस्तान का डाटा एक कंप्यूटर पर रख दें, सेंट्रलाइज्ड वाली टेक्निक यूज करें। तो सेंट्रलाइज से बेहतर है कि आप पार्टीशन कर दें, ताकि एक तो लोड कम हो जाएगा, दूसरा वो लोकल जो जिसको वो डाटा चाहिए उसी के कंप्यूटर पर रहे और वो उसको एक्सेसिबल हो। हाँ, अगर कभी लाहौर वाले को पिंडी वाला डाटा चाहिए तो आपने एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी रखा और फिर कम्युनिकेशन भी आप पिंडी वाले कंप्यूटर से मंगवा भी सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है, वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो पार्टीशन में ये होता है कि फिर आपका लोड जो है वो कम हो जाता है और इजीली आपको डाटा एक्सेस हो जाता है, आपका सिस्टम जो है वो हैंग नहीं होता, उस पर लोड बहुत ज़्यादा नहीं आता। फिर तीसरी जो एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है डाटा को रखने का, वो क्या है? रेप्लिकेटेड। अब इसमें रेप्लिकेट किसका जो लफ्जी मतलब है वो क्या होता है? रेप्लिकेट का कॉपी, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट होता है ना, वैसे ही निकला। रेप्लिकेट मींस कॉपी। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर आप क्या कहते हैं? द फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस इज असाइंड टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। आपने डेटा की कॉपीज बना के उनको डिफरेंट साइट्स पे रख देना है। तो ये रेप्लिकेटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपने मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल साइट्स पे रखी हुई हैं। इट विल मैक्सिमाइजेज योर लोकल एक्सेस, आपकी एक्सेस बढ़ जाएगी, बट इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर कॉस्ट, बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम्स बिकॉज ईच डेटाबेस चेंज मस्ट बी रियली रिलायबली प्रोसेस्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड एट ऑल साइट्स। अब इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है ना, जो हमने पहले भी डेटाबेस के अंदर बात की, कि जब आपका डाटा जो है वो रेप्लिकेटेड होगा, डुप्लीकेटेड फॉर्म में होगा, मल्टीपल जगहों पे स्टोर होगा, तो अगर आप कहीं डाटा के अंदर अपडेट करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपको सारी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज डाटा अगर एक जगह पे चेंज करते हैं, दूसरी जगह पे चेंज नहीं करते जहाँ उसकी कॉपी पड़ी हुई है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स की कॉपी 2 जगहों पर कॉपी मेंटेन करके रखती हूँ, 2 उसकी कॉपीज़ बना के रखती हूँ, ताकि अगर एक फाइल लॉस्ट हो जाए तो दूसरी मेरे पास मौजूद हो। अगर मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करने हैं तो मुझे दोनों फाइलों में अपडेट करने पड़ेंगे। अगर मैं एक में करती हूँ दूसरे में नहीं करती, मुझे बाद में याद नहीं रहेगा मैंने किस में अपडेट किया था, किस में नहीं कियागा। तो हो सकता है मैं पुरानी फाइल उठा लूं और पुराना गलत डाटा आगे भेज दूं। तो जब आप कॉपीज मेंटेन करते हैं डाटा की, तो जब आप कोई डाटा अपडेट करोगे, मॉडिफाई करोगे, तो आपको सारी कॉपीज में मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वो समटाइम्स वेरी हेक्टिक भी हो जाता है, और उसमें समटाइम्स आपको याद भी नहीं रहता, और डाटा जो है वो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इनकंसिस्टेंट कैसे? कि एक जगह पे एक कॉपी के अंदर कुछ और डाटा पड़ा होगा, दूसरी कॉपी के अंदर कुछ और डाटा पड़ा होगा। एक में तो मार्क्स आपने अपडेट कर दिए, लेकिन दूसरी कॉपी पे मार्क्स अपडेट नहीं किए, तो उसमें पुराने मार्क्स ही लगे होंगे, तो वो आपका डाटा एक जगह पे कुछ और आ रहा है नंबर स्टूडेंट के, दूसरी जगह पे कुछ और नंबर आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं ये आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया है।
ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहती। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक जैसा रहना हर जगह पर डाटा। तो जब आप इतनी सारी कॉपीज बना के रखेंगे और डाटा अपडेट करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी कि सारी जगहों पे एक जैसा डाटा मौजूद हो। और फोर्थ स्ट्रैटेजी आपके पास क्या है डाटा को रखने की, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड आप समझते होंगे, जैसे आजकल हाइब्रिड गाड़ियां भी आती हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2, कि आप कोई एक टेक्निक फॉलो नहीं करें, कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करें, आप 2-3 स्ट्रैटेजीज मिक्स करके फॉलो कर रहे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि द डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स। इसमें आप क्या करते हैं कि आप डेटाबेस को कुछ आप कह देते हो कि ये डेटाबेस का वो हिस्सा है जो क्रिटिकल हिस्सा है, और ये एक डेटाबेस का वो हिस्सा है ये जो, आप आसान अल्फाज में ये कह लो कि आप डेटाबेस को इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में डिवाइड कर लेते हो कि ये डेटाबेस का वो हिस्सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेटाबेस का वो हिस्सा है जो ज़रा लेस इंपॉर्टेंट है। खैर है ये अगर लॉस भी हो गया तो कोई इतना इशू नहीं है। तो आप डेटाबेस को डिवाइड कर लेते हो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर क्रिटिकल जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डेटाबेस के, उनको आप मल्टीपल साइट्स पे, जैसे उनके लिए रेप्लिकेटेड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे या स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। और जो नॉन क्रिटिकल होते हैं उनको फिर किसी एक जगह पे रख दो। तो आप हाइब्रिड यूज़ कर रहे हो, रेप्लिकेटेड का और सेंट्रलाइज्ड का कह लें, ठीक है। तो आप बेसिकली ये इन तीनों जो सेंट्रलाइज्ड, पार्टीशन और रेप्लिकेटेड है, इन तीनों को मिक्सअप करके एक हाइब्रिड सी टेक्निक बना लेते हो, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हो कि पूरी की पूरी से जो डेटाबेस है उसको भी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनानी, और पार्टीशनिंग इस तरह से करनी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट है, ये लेस क्रिटिकल है। जो क्रिटिकल है, जो इंपॉर्टेंट है, उनको मल्टीपल साइट्स पे रख लो, जो लेस क्रिटिकल है उनको किसी एक ही जगह पे रख दो, उनको बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं। चलो खैर अगर वो लॉस भी हो गया तो उनको दोबारा से हम कर लेंगे, वो इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होगा। लेकिन क्रिटिकल पार्ट लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको आप मल्टीपल साइट्स पे स्टोर कर लें। होपफुली ये क्लियर होगा।